हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एक नया सब्जेक्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में बच्चों। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है बच्चों। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, ये अदर सेमेस्टर्स में भी एक कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला है बच्चों। साथ ही मैं बताता चलूं आपको कि आपके लिए किस तरीके से ये सब्जेक्ट यूजफुल रहने वाला है। इन फ्यूचर आप सभी डिप्लोमा होल्डर्स होने वाले हैं बच्चों, तो इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के थ्रू, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए बच्चों। और साथ ही एनवायरनमेंट की नॉलेज अगर आपको होगी तो आप एक हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे बच्चों। और साथ ही मैं बताता चलूं आपको, अगर आपको एनवायरमेंटल जो हमारे लेजिस्लेशन होते हैं बच्चों, यानी जो पर्यावरणीय कानून होते हैं, अगर आपको उनकी जानकारी होगी तो ये भी इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा। और इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे कि आज की डिमांड है, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको किस तरीके से रिप्रोड्यूस करना है, किस तरीके से उसका यूज करना है, रिसाइकल करना है उसको, ये आज की डिमांड है बच्चों। और एनर्जी कंजर्वेशन भी आज की एक बड़ी डिमांड बन चुका है बच्चों। तो ये सारी चीजें जो हम सीखने वाले हैं वो इस सब्जेक्ट के थ्रू ही सीखते हैं बच्चों। ये सिखाया जाता है आपको एनवायरमेंटल स्टडीज में, इसीलिए सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है बच्चों। मैं बताता चलूं आपको बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस को एनवायरमेंटल स्टडीज के। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो QR कोड को स्कैन करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। और मैं आपको बता दूं बच्चों, जो बच्चे भी सोच रहे हैं हमारी ऐप पूरी तरीके से सिक्योर है, आप चाहें तो डायरेक्टली भी प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, आज हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी क्लास है ये आपकी फर्स्ट डेमो क्लास रहने वाली है, जो आपकी YouTube पर भी अवेलेबल रहेगी, साथ ही हमारी M-Poly ऐप पर भी आपको देखने को मिलेगी बच्चों। इसका एक रीजन भी है बच्चों, हम चाहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं हम आपको एक सिस्टमैटिकली वे में बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से अपना पूरा कंटेंट, जो एक क्वालिटी कंटेंट हमने प्रिपेयर किया है आपके लिए बच्चों, हम वो आपको पढ़ाएं एक बहुत ही सिस्टमैटिकली वे में। और वो सिस्टमैटिकली वे आपको मिलेगा हमारी M-Poly ऐप पर बच्चों। तो हमने अपने कोर्स को बच्चों इस तरीके से डिजाइन किया है, मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताना चाहता हूं जो एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों। इसमें हम आपको देने वाले हैं आपके टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेंगी। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाइलिंगुअल, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, PDF के फॉर्म में आपको मिलेंगे। साथ ही हम इस कोर्स में आपको रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हम आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहां पर रखने वाले हैं, और साथ ही PYQ प्रैक्टिस सीरीज भी यहां पर चलाई जाएगी बच्चों। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं हमारे इस कोर्स में बच्चों। और मैं आपको बताता चलूं, जो भी बच्चे हमारे जो YouTube पर हैं या जो हमारे M-Poly ऐप पर रहने वाले हैं उनके लिए हम एक मंथली टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, जिससे आप अटेम्प्ट करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी हैं। बेसिकली आप कितने पानी में हैं ये भी आप जानकारी लगा पाएंगे बच्चों। और मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे कोर्स का प्राइस है बच्चों वो हमने बच्चों आपको ध्यान में रखते हुए ही जो हमने सेट किया है बच्चों। आपके कोर्स का प्राइस रहने वाला है मात्र 199 रुपीज में हमने अपने कोर्स का प्राइस रखा है। लेकिन बच्चों, जो बच्चे हमारे जो फर्स्ट हमारे लकी स्टूडेंट रहने वाले हैं बच्चों, उनके लिए हमने दिया है 50% का डिस्काउंट बच्चों। इसी कोर्स पर हमने उन बच्चों को 50% का डिस्काउंट दिया है, जिसे 199 रुपीज में ही जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट होंगे उनको ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में बच्चों। और मैं बताते चलूं आपको बच्चों, किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमने एक ऑफिशियल नंबर यहां पर प्रोवाइड करा रखा है 9084438188। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, या और भी कोई उसका डाउट है बच्चों, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर भी है, साथ ही आप हमें चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बच्चों। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ज्यादा देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम शुरू करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के सिलेबस को, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। आपका बच्चों पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन। पहला जो टॉपिक है आपका वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी को। बेसिक्स
ऑफ इकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। बच्चों हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी में? आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। पूरा जो आपकी बुक है, जो आपका सिलेबस है, उसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बच्चों। और ये सारी चीजें जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल उसी सिस्टमेटिकली वे में आपको पढ़ाई जाएंगे बच्चों। बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं, यानी इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों इसकी थ्योरीज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसके सिद्धांत, इकोलॉजी के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें आपके सिद्धांत को मैं बताता चलूं कौन कौन से सिद्धांत रहने वाले हैं। जैसे सीखने के लिए प्रोत्साहन का सिद्धांत एग्जाम्पल के तौर पर, इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए प्रबंधन का सिद्धांत, ये सिद्धांत और भी सिद्धांत है बच्चों जो हम थ्योरीज इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों इसकी ब्रांचेस को, इसकी ब्रांचेस यानी इसकी शाखाएं पढ़ेंगे। इसकी ब्रांचेस को पढ़ेंगे, इसकी शाखाओं को पढ़ेंगे। शाखाओं में बच्चों आपकी दो शाखाएं इसमें दी गई हैं, एक दी गई है ऑर्टिकोलॉजी और एक दी गई है आपकी साइनिकोलॉजी, यानी एक स्व पारिस्थितिकी और एक पढ़ेंगे हम सम पारिस्थितिकी के बारे में। इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं हम बच्चों? इसमें पढ़ने वाले हैं हम इकोसिस्टम के बारे में। आपका क्या पढ़ने वाले हैं? इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। इकोसिस्टम को पढ़ेंगे यानी आपका क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को आपको पढ़ेंगे यहां पर। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों फूड चेन को पढ़ेंगे। फूड चेन को पढ़ेंगे। फूड चेन यानी आपकी ये कहलाती है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन को पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हम यहां पर पढ़ने वाले हैं फूड वेब के बारे में। फूड वेब के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी खाद्य जाल को पढ़ने वाले हैं। खाद्य जाल को पढ़ने वाले हैं। और हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो को पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा प्रवाह, इसे कहा जाता है हिंदी में बच्चों ऊर्जा प्रवाह। एनर्जी फ्लो को पढ़ेंगे। किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है ह्यूमंस में और जो हमारे एनिमल्स हैं उन सभी में। और साथ ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों पिरामिड्स को पढ़ने वाले हैं। पिरामिड्स को पढ़ने वाले हैं। पिरामिड्स को पढ़ने वाले हैं यानी पिरामिड, हिंदी में से कहा जाता है पिरामिड। पिरामिड को पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम 3 पिरामिड को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा रहने वाला है नंबर के आधार पर, यानी नंबर का पिरामिड। एक आपका रहेगा नंबर पिरामिड, संख्या का पिरामिड, नंबर पिरामिड। एक आपका रहेगा इसमें एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड। और एक इसमें आपका रहेगा बायोमास, बायोमास पिरामिड। बायोमास यानी जैव भू पिरामिड, जैव भू पिरामिड। ये 3 पिरामिड हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल, बायोजियोकेमिकल साइकिल को। बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी ये आपके कहलाते हैं जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है इन्हें। हिंदी में इन्हें जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। जो आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं बच्चों, इसमें बेसिकली हम जो साइकिल पढ़ने वाले हैं वो हम 4 साइकिल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल यानी आपका जल चक्र पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन और फास्फोरस साइकिल को पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड है हमारा इकोलॉजी कॉन्सेप्ट, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट। इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे हम? जो आपका सेकंड रहने वाला है यहां पर इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट। इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन को। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन यानी इसे हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादन।
प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादन, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों हम इसमें। इसके साथ ही इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन के बाद रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम, रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम को पढ़ने वाले हैं, यानी इकोसिस्टम का संचालन किस प्रकार किया जाता है। हिंदी में से कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन, पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन, किस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन किया जाता है बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसे हिंदी में बच्चों कहा जाता है पारिस्थितिक वंशक्रम, बच्चों पारिस्थितिक वंशक्रम क्या है, इसमें बेसिकली हम 3 पारिस्थितिक वंशक्रम को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आ जाएगा वाटर सक्सेशन, इसके अलावा जाएगा हमारा ह्यूमिड सक्सेशन, और इसमें आ जाएगा हमारा लिथिक सक्सेशन। और इनको हिंदी में कहूं अगर मैं बच्चों तो इसे कहा जाता है जल क्रमिक, आर्द्र क्रमिक और अश्मिक क्रमिक कहा जाता है। ये तीनों टाइप हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पारिस्थितिक वंशक्रम में। इसके अलावा बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम टाइप पढ़ने वाले हैं। इकोसिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, बच्चों कौन कौन से प्रकार हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ेंगे, इसके अलावा हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम को, इसके अलावा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे वाटर इकोसिस्टम, इसके अलावा हम पढ़ेंगे ओशन इकोसिस्टम। ये सारे के सारे इकोसिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों इस टॉपिक में। अब अगर मैं बात करूं आगे, नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी टॉपिक में जो रहने वाला है हमारा अगला क्या है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बच्चों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। जो हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका इस तरीके से यूज करना कि आने वाली पीढ़ी भी उससे फायदा उठा सके बच्चों, इसे ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम इसका एम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है। साथ ही हम इसका पढ़ने वाले हैं बच्चों मेजर्स क्या है इसके, हम इसके पढ़ने वाले हैं बच्चों मेजर्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उपाय। ये चीजें हम बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे अपने कंप्लीट टॉपिक में। इसके अलावा जो हमारा लास्ट बच्चा है बच्चों इस टॉपिक में, वो रहने वाला है हमारा रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज यानी रिन्यूएबल जो हमारे रिसोर्सेज होने वाले हैं, रिसोर्सेज जिसमें हमारे 2 टाइप के रिसोर्सेज हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो बच्चों रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है हमारे, इसमें बेसिकली कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कुछ मेन रिसोर्सेज को हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपके मेन रिसोर्सेज अगर मैं बताता चलूं आपको, जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी जो हमारे वन संसाधन होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज, जो हमारे जल संसाधन होते हैं, और हम पढ़ने वाले हैं भूमि संसाधन, यानी आपके लैंड रिसोर्सेज हो गए, इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, इसके अलावा हमारे मिनरल्स रिसोर्सेज हो गए। ये सभी रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे, और उनमें बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों, इनका किस तरीके से कंजर्वेशन किया जाता है। इनके एक तो पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन एक तो हम पढ़ेंगे बच्चों इनका कंजर्वेशन, यानी किस तरीके से इनका संरक्षण किया जाता है। और साथ ही बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एंड इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को, एडवांटेज और
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बच्चों, डिसएडवांटेज यानी इनके क्या लाभ हैं और इनकी क्या हानियां हैं बच्चों, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट टॉपिक में बच्चों। तो इसके बाद बच्चों ये टॉपिक जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा आपका नेक्स्ट चैप्टर एयर पॉल्यूशन। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो रहेगा आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, सभी को पता होगा, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है हमारा, एयर पॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं वायु प्रदूषण। क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, सोर्सेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। एयर पॉल्यूशन होता क्या है आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को, यानी इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके सोर्सेस को। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे सोर्सेस को। सोर्सेस में जो हमारे रहने वाले हैं, सोर्सेस को कहा जाता है हिंदी में स्रोत। इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं बच्चों। सोर्सेज में हम दो टाइप के सोर्सेज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा एक तो रहता है नेचुरल, नेचुरल यानी आपका प्राकृतिक, एक तो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक स्रोत को, और एक रहता है हमारा एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक यानी इसे कहा जाता है बच्चों हिंदी में मानव जनित, मानव जनित, मानव जनित स्रोत। तो बेसिकली हम इसमें दो स्रोत पढ़ेंगे, एक हमारे नेचुरल सोर्सेज और दूसरे हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के बारे में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो आपका इसमें हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन में, वो पढ़ेंगे हम एयर पॉल्यूटेंट्स के टाइप, एयर पॉल्यूटेंट्स के टाइप, टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स को बच्चों हिंदी में कहा जाता है वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक। अब ये वायु प्रदूषक क्या होते हैं बच्चों, इनके भी टाइप होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स के भी टाइप होते हैं, जिसमें हम इसके दो टाइप को पढ़ेंगे, एक प्राइमरी यानी आपका प्राथमिक, प्राइमरी प्राथमिक, और एक पढ़ेंगे सेकेंडरी, एक पढ़ेंगे हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक। तो कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे डस्ट पार्टिकल हो गए, इसके अलावा हमारी फ्लाई ऐश हो गई, और कुछ गैसेस होती हैं, वो सारी की सारी किसमें आ जाती है, हमारी एयर पॉल्यूटेंट्स में आ जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या पढ़ेंगे इसमें, इसके इफेक्ट, ये किस पर इफेक्ट डालता है, जो हमारा बेसिकली एयर पॉल्यूशन है ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को किस तरीके से क्या करता है बच्चों, इफेक्ट करता है। एक तो वो चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है, ऑन ह्यूमन हेल्थ किस तरीके से इफेक्ट करता है, ऑन जो हमारा एजेटिक लाइफ है, एजेटिक लाइफ, एजेटिक लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करता है, यानी जलीय जीवों को, और किस तरीके से ये ऑन प्लांट, पौधों को, ऑन प्लांट पौधों को किस तरीके से एयर पॉल्यूशन इफेक्ट करता है, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से और किन किन चीजों पर ये इफेक्ट डालता है। साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे इसकी इकोनॉमी को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें एनिमल्स को करता है, एयर पॉल्यूटेंट्स के टाइप हो गए, और हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है एयर पॉल्यूशन को, कंट्रोल यानी कंट्रोल टू एयर पॉल्यूशन, कंट्रोल टू एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं बच्चों। साथ ही जो हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए क्या होता है, जो हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है वो उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो उपकरण आते हैं बच्चों, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में बच्चों। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो रहने वाला है थर्ड चैप्टर, वाटर पॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर क्या है आपका, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या है बच्चों आपका,
वाटर पॉल्यूशन को हिंदी में कहा जाता है जल प्रदूषण। क्या कहा जाता है इसको? जल प्रदूषण कहते हैं बच्चों। जल प्रदूषण में भी सेम जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशन को क्या पढ़ेंगे हम? इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि जो हमारा जल प्रदूषण होता है ये होता क्या है बच्चों। डेफिनेशन की आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। जब आपको यही नहीं पता कि जल प्रदूषण कहते किसे हैं, तो आगे आप कितना भी पढ़ ले जल प्रदूषण में, ये तो बेमतलब सी बात हो गई ना। तो आपको पता होना चाहिए वाटर पोल्यूशन कहते किसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी लाइन में आपको बता दूं कि जल की प्योरिटी का कम हो जाना, यानी वाटर की प्योरिटी का कम हो जाना ही क्या कहलाता है? हमारा वाटर पोल्यूशन कहलाता है। लेकिन इसकी और भी बहुत सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में बच्चों। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों इसके सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं बच्चों? पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूटेंट्स को, वाटर पॉल्यूटेंट्स को। इसी टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स को। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं और क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पॉल्यूशन का? इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन इफेक्ट करता है किसको? ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को किस तरीके से ये इफेक्ट करता है। जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक हो गया, आपका लेड हो गया यानी आपका सीसा हो गया। इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारे जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन के थ्रू। इसके अलावा बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं डीओ के बारे में। डीओ क्या है आपका? डिसॉल्व ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? हम पढ़ेंगे डीओ को, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन को। डिसॉल्व ऑक्सीजन किसे कहते हैं? प्योर वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल कितना होता है, इम्प्योर वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डीओ में। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे बीओडी, यानी आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, किस तरीके से वाटर पोल्यूशन का मापन किया जाता है बीओडी के द्वारा, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम इसमें पढ़ेंगे सीओडी को, यानी आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? और इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन को क्या किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है, या किस तरीके से हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम वाटर पॉल्यूशन के इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहने वाला है, फोर्थ चैप्टर, वो है बच्चों आपका सॉइल पॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर है आपका? सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को बच्चों हिंदी में कहा जाता है मृदा प्रदूषण। सॉइल पॉल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेम हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को कि इसकी डेफिनेशन क्या है, सॉइल पॉल्यूशन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इसके सोर्सेस को, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, जो क्या करते हैं, जो स्रोत हैं इसके, कौन कौन से स्रोत हैं जो सॉइल को क्या करते हैं, खराब करते हैं। जैसे आपका वेस्टेज हो गया, आपका सीवेज हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ हाउस होल्ड्स, इसके अलावा जो हमारा हॉस्पिटल वेस्टेज होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सॉइल को पॉल्यूटेंट करती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेज में, सॉइल पॉल्यूशन के बेसिकली जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमारे ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं सॉइल को पॉल्यूटेंट करते हैं। इसके अलावा इफेक्ट को पढ़ेंगे हम, इफेक्ट को पढ़ने वाले हम, जो सॉइल पॉल्यूशन का इफेक्ट है बच्चों वो किस तरीके से पड़ता है, सॉइल पर जो इफेक्ट पड़ता है, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑन सॉइल, सॉइल को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी का कम हो जाना, तो जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सॉइल क्या हो जाएगी, आपकी अनुपजाऊ हो जाएगी। इसी तरीके से जो भूमि है, जिस जगह पर वो सॉइल मौजूद है, एक लंबे समय तक वहां पर वेस्टेज डाला जाता है, तो एक लंबे समय के बाद क्या होता है, वो भूमि क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से अनुपजाऊ हो जाएगी बच्चों, ये इफेक्ट होता है। इसके अलावा ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों,
जो हमारी फूड चेन होती है, जब सॉइल हमारी पॉल्यूटेंट है तो फूड चेन इफेक्ट होगी, तो जो जहरीला मटेरियल है वो इनडायरेक्टली क्या है हमारी बॉडी में चला जाएगा बच्चों। तो पूरी तरीके से क्या कर देती है ये ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट डालेगी जब हमारी फूड चेन क्या हो जाएगा, हमारा जहरीला हो जाएगा। इसके अलावा किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल टू सॉइल पॉल्यूशन। हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से सॉइल पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं इस टॉपिक में। साथ ही बच्चों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में। एक शब्द है यहां पर सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता क्या है आपका, सॉलिड वेस्ट यानी इसे हिंदी में कहा जाता है ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। यानी आपका जो सॉलिड जो वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा पॉलीथीन हो गई, ठीक है, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट में आपका प्लास्टिक हो गया, ये सारी की सारी चीजें सॉलिड वेस्ट में आ जाती है। तो सॉलिड वेस्ट में हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप को पढ़ेंगे, ये कितने टाइप का होता है, क्या होता है, इसके टाइप्स यानी इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार को पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप, मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। मैनेजमेंट यानी इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं आप, प्रबंधन को पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके हम पढ़ेंगे बच्चों इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल को पढ़ेंगे, इसकी किस तरीके से इसकी रोकथाम की जा सकती है। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों हम सॉइल पॉल्यूशन में, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो है नॉइस पॉल्यूशन। कौन सा है, नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। इसे हिंदी में कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या पढ़ने वाले हैं, सेम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ध्वनि प्रदूषण कहते किसे हैं, डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इसके सोर्सेस को, इसके सोर्सेस को पढ़ेंगे यानी इसके स्रोत को पढ़ेंगे। इसके स्रोत जो हैं बच्चों, इसमें दो टाइप के स्रोत रहते हैं नॉइस पॉल्यूशन में भी। एक तो आपका रहने वाला है नेचुरल, एक तो रहेगा आपका नेचुरल, ठीक है, और एक आपका रहेगा एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित। एक हमारा रहेगा प्राकृतिक, एक रहेगा हमारा प्राकृतिक और एक रहेगा हमारा मानव जनित। मानव जनित। और जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक होता है बच्चों, ये भी हमारा दो टाइप का होता है। इसमें रहेगा हमारा, एक तो होता है हमारा मूवेबल और एक रहता है हमारा फिक्स्ड। यानी मूवेबल कौन कौन से नॉइस पॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि हमारी एक्टिविटीज होती हैं, है ना, प्लेइंग एक्टिविटीज हो गई। इसके अलावा मूवेबल में हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारी चीजें हो गई। और जो हमारे फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड में जैसे आपका डीजे हो गया, इसके अलावा हमारा रेडियो हो गया, टीवी हो गया, उनके द्वारा नॉइस पॉल्यूशन फैलता है, उसे कहा जाता है फिक्स्ड नॉइस पॉल्यूशन। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं इसमें बच्चों यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम, इसकी यूनिट्स को पढ़ेंगे बच्चों। कौन कौन सी यूनिट्स, यानी इसकी हिंदी में कहा जाता है इसको इकाई। कौन कौन सी इकाइयां हैं, इसकी मापन की इकाइयां कौन कौन सी है, यूनिट्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑन ह्यूमन हेल्थ। किस तरीके से ये ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि जैसे कि बहरापन, इसके अलावा हमारा चिड़चिड़ापन और जो हमारे बीपी पेशेंट होते हैं, ये सारे के सारे जो रीजंस हैं ये कौन क्रिएट करता है, हमारा नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है बच्चों। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन हो गया एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल। एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल में क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल। एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल में जो हमारी
एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि दिन में हम कितना साउंड सुन सकते हैं, रात में कितना सुन सकते हैं, ह्यूमन का जो लेवल होता है, जो ध्वनि को सुनने का लेवल है वो कितना होता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी लेवल कितना होता है, साथ ही जो हमारा ज्वालामुखी होता है उसके विस्फोट में कितनी ध्वनि निकलती है, जो हमारे एयर जेट्स होते हैं उनका साउंड कितना होता है, ये सारा का सारा पढ़ने वाले हैं हम इसमें एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल में। साथ में हम पढ़ने वाले हैं इसमें मिनिमाइज टू नॉइस पॉल्यूशन, यानी किस तरीके से नॉइस पॉल्यूशन को क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है बच्चों। वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर में बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो रहने वाला है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, यानी पर्यावरणीय, हिंदी में से कहा जाता है पर्यावरणीय कानून। बच्चों एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या है, पर्यावरणीय कानून आखिर किन्हें कहा जाता है और आपको किस तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। कहीं भी आप जाते हैं बच्चों, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं या किसी भी वर्क प्लेस पर आप हैं जहां पर जो है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर आपको इनकी जानकारी है कि जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस हैं उनके अंडर में क्या ये कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, क्या ये जो फैक्ट्री है वो चल रही है, अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है बच्चों। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, यानी वाटर एक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर एक्ट 1974 को, वाटर एक्ट 1974। और इसमें बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक तो हम इसमें पढ़ेंगे इसका एम बच्चों। वाटर एक्ट जो है उसका एम क्या है, इसका एम क्या था बच्चों, जो हमारा जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण की रोकथाम, यानी इसको कंट्रोल करना, बेसिकली इसका एम था। साथ ही हम इसकी पढ़ेंगे बच्चों कंडीशंस को पढ़ेंगे, यानी इसकी शर्तों को पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, ये चीजें पढ़ने वाले हैं हम वाटर एक्ट में। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है बच्चों, एयर एक्ट 1981, एयर एक्ट 1981 को पढ़ेंगे। एयर एक्ट 1981 में क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं सेम इसका एम क्या था, क्यों इसको बनाया गया बच्चों, इसका उद्देश्य क्या था। एम को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। इसका एम क्या था, जो हमारा वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। इसका एम क्या था, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, यानी वायु प्रदूषण को क्या करना है, नियंत्रित करना है, ये इसका एम था। और साथ ही हम इसकी पढ़ेंगे कंडीशंस को पढ़ेंगे, कंडीशंस यानी इसकी शर्तें, इसकी शर्तों को पढ़ेंगे, किसकी, एयर एक्ट 1981 की। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों ईसीए के बारे में, यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। ईसीए एक्ट, ईसीए कहलाता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, यानी इसे कहा जाता है पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 में इसको बनाया गया था। इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इसका एम क्या था, इसका एम क्या था बच्चों, इसका जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण का संरक्षण। इसका एम क्या हुआ करता था भैया बच्चों, पर्यावरण का संरक्षण और उसकी रक्षा। क्या था, पर्यावरण का संरक्षण और उसकी रक्षा करना ही क्या था, इसका एम था। साथ ही हम इसमें भी क्या पढ़ेंगे, इसकी कंडीशंस को पढ़ेंगे, कंडीशंस यानी इसकी शर्तों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या इसकी शर्तें हैं वो इसमें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी एनजीटी।
हम पढ़ेंगे इसमें एनजीटी को, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। इसमें हम इसकी पढ़ने वाले हैं बच्चों कि एनजीटी की स्थापना कब हुई। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी जो हमारा बनाया गया था, इसको कब बनाया गया था एनजीटी को, इसकी स्थापना को पढ़ेंगे। साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों इसकी जो हमारे कार्य हैं, इसका कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, इसकी संरचना को पढ़ेंगे, इसकी संरचना को पढ़ेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों वो पढ़ेंगे। साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे इसके अधिकार क्षेत्रों को, अधिकार क्षेत्रों को, अधिकार क्षेत्र व इसकी शक्तियों को, अधिकार क्षेत्र व इसकी शक्तियों को, इसकी पावर्स क्या है बच्चों, ये कहां कहां पर किस किस तरीके से वर्क कर सकता है। साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों इसके मैनेजमेंट को, इसके प्रबंधन को पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका क्या किया जाता है बच्चों, प्रबंधन किया जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं एनजीटी में। और नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट एंड लास्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। EIA में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसके अलावा इसकी स्थापना को पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी। और बच्चों इसमें पढ़ने वाले हैं हम इसका जो मेजर्स हैं, इसके उपाय क्या क्या हैं, ठीक है, इसके उपायों को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके मेजर्स को पढ़ने वाले हैं। EIA किस तरीके से आपका क्या है यूजफुल रहने वाला है। तो ये कंप्लीट जो हमारा टॉपिक है ये पढ़ेंगे हम अपने लेक्चर्स में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा आपका 7 एंड लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंपैक्ट ऑफ एनर्जी, इंपैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन एनवायरमेंट, यूसेज ऑन एनवायरमेंट। यूसेज ऑन एनवायरमेंट यानी ऊर्जा के उपयोगों का पर्यावरण पर, ऊर्जा के उपयोगों का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी आप जो ऊर्जा जिस भी फॉर्म में है, जो आप यूज कर रहे हैं, जिस भी एनर्जी को आप यूज कर रहे हैं इस एनवायरमेंट के अंदर, किस तरीके से वो क्या कर रही है, इंपैक्ट कर रही है आपके एनवायरमेंट को। जैसे कि हम घर में गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। इसके अलावा हम घरों में एसी का यूज करते हैं, उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, CFC का यूज किया जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। तो ये सारी गैसेस जो है किस तरीके से इंपैक्ट कर रही हैं। आप तो इन ऊर्जा के जो उपकरण हैं उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, बेसिकली वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक तो हम इसमें पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों कि इसके जो है इंपैक्ट क्या होने वाले हैं, इंपैक्ट क्या रहेंगे, इसकी डेफिनेशन ग्लोबल वार्मिंग की, इसके इंपैक्ट क्या है, इसके सोर्सेस को पढ़ेंगे बच्चों, इसके सोर्सेस को पढ़ेंगे जो इसके स्रोत हैं, और इसके मेजर्स को पढ़ेंगे, यानी इसके क्या क्या उपाय हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग में। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका होता क्या है, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके प्रभावों का क्या परिणाम पड़ता है, यानी जो इंपैक्ट आप कर रहे हैं, यानी इसमें पढ़ेंगे हम इसके प्रभावों का परिणाम, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है एनवायरमेंट पर। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में बच्चों। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा डिप्लेशन ऑफ ओजोन
लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, इसे हिंदी में कहा जाएगा ओजोन परत का, ओजोन परत का क्षरण, यानी ओजोन परत का क्या, नाश हो जाना बच्चों। एक तरीके से हमारी लैंग्वेज में कहेंगे कि ओजोन परत का नाश हो जाना, यानी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसमें पढ़ेंगे बच्चों हम, एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ओजोन लेयर आपकी है क्या, और हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों इसका डिप्लेशन क्यों हो रहा है, डिप्लेशन के कॉजेज को पढ़ेंगे, डिप्लेशन के कॉजेज को पढ़ेंगे, डिप्लेशन कॉजेज, क्या क्या कारण है, किन वजह से इनका क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। इसके अलावा किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है इस पर, इसके कंट्रोल को पढ़ेंगे, इसके मेजर्स को पढ़ेंगे, इसके मेजर्स को पढ़ेंगे, क्या उपाय हैं, किस तरीके से हम डिप्लेशन को रोक सकते हैं, यानी इसके अपक्षय को किस तरीके से रोका जा सकता है ओजोन लेयर के, ये पढ़ेंगे हम कंप्लीट टॉपिक में बच्चों अपने। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने वाले हैं एसिड रेन को, एसिड रेन। एसिड रेन क्या है बच्चों, एसिड रेन को हिंदी में कहा जाता है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन को हिंदी में कहा जाता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती क्या है, एक तो हम एसिड रेन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेम इसमें भी हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि एसिड रेन जो है वो किस तरीके से होती है, किससे कहा जाता है एसिड रेन, बेसिकली जो एसिड रेन होती है उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, या हाँ इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, इसके इफेक्ट को पढ़ेंगे, किस तरीके से ये क्या करती है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे कि जब भी एसिड रेन की जाती है तो शाम के समय में आपको आंखों में जलन महसूस होगी, साथ ही क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती है, और भी डिटेल चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा एसिड रेन के बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा इको फ्रेंडली मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल्स है हमारे जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स को, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स को, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स को पढ़ेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स में इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे इसके एडवांटेज को, इसके क्या लाभ रहने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम इसके, एक तो लाभ पढ़ेंगे, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक पढ़ेंगे हम इसकी इंपॉर्टेंस को बच्चों, इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे, यानी इसका क्या महत्व है, क्यों रिसाइकिल मेटल की रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही हम बच्चों इसमें पढ़ेंगे इसके प्रोसेस को, हम इसमें पढ़ेंगे इसके प्रोसेस को, यानी इसकी प्रक्रिया को, प्रक्रिया को, किस किस तरीके से जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और उनको यूजफुल बनाया जाता है। ये पढ़ेंगे बच्चों डिटेल इस टॉपिक में। इसके अलावा हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, यानी ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ग्रीन बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग क्या है आपका, किस तरीके से ये आपका इको फ्रेंडली है। इसमें हम इसके एक तो पढ़ेंगे एडवांटेजेस को, एडवांटेज को पढ़ेंगे, यानी इसके लाभ को पढ़ेंगे, साथ ही हम इसके स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, यानी इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी जो इसके मानक हैं वो क्या क्या है, और हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसके मेजर्स को, इसके क्या उपाय हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इस कंप्लीट टॉपिक में। तो यहीं पर बच्चों ये आपका जो था कंप्लीट सिलेबस था जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है बच्चों। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस आउट किया गया हो, और साथ ही इसमें मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है जो जो आपका एनवायरनमेंट में आने वाला है, वो सारी चीजें मैंने यहां पर आपको डिस्कस कर दी है। तो आई होप बच्चों कि जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और जिस तरीके से मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है बच्चों, सेम इसी सिस्टमेटिकली वे में आपको ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाएगा हमारी एमपॉली ऐप पर बच्चों। तो जल्दी से जिन बच्चों ने भी आपको डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत ऐप को डाउनलोड कर ले बच्चों, और जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट है बच्चों उनको सीट वो अपनी रिजर्व कर ले। और बहुत जरूरी है बच्चों आप सभी के लिए कि आप अपनी सीट को रिजर्व कर ले,
जितनी जल्दी आप अपनी सीट को रिजर्व कर लेंगे, आपको जो है 50% डिस्काउंट जो हमने बताया था आपको, वो आपको मिल जाएगा बच्चों। और किसी भी तरीके की कोई भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, हमारा ये ऑफिशियल नंबर है 9084438188। बच्चों आप इस पे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी, आप हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए या आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें बच्चों। थैंक यू।